गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम कम्युनिटी या समुदाय पे चर्चा कर रहे थे। और ये हमने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी देखा, समुदाय की जो संकल्पना है, अलग अलग परिभाषाएं देखी। अलग अलग विद्वानों ने समुदाय को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हम पढ़ रहे थे समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विशेषताएं में हमने पढ़ा था कि उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा था। जो भी उनमें विविधताएं होती है, उनमें जो कोएग्जिस्टेंस होता है, या हम ये कह सकते हैं कि सहअस्तित्व होता है, या साथ साथ चलने की एक साथ साथ डेवलप होने की एक टेंडेंसी होती है। किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस प्रकार से म्यूटेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इनमें कंपटीशन भी रहता है, इनमें दोनों तरह के तत्व पाए जाते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ प्रीडेटर्स होते हैं। ऐसा करके ये जो हमारा जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का संगठन होता है। इसी क्रम में आज हम आगे के पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ये जो कम्युनिटी की विशेषताएं हैं या इसके जो मुख्य गुण हैं, उसमें आज का जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। देखिए, पहले ही हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हम या प्रकृति की कोई भी जैविक चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कई प्रकार से, कई तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे जुड़ी हुई है, और उनका अस्तित्व एक समान चलने में ही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई ऐसी प्रजाति है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसका विकास, इसकी संख्या का जो बढ़ना है, वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है, किसी भी इकोसिस्टम के तत्व से प्रभावित नहीं होता है। तो ये गलत है। हर प्रजाति, हर जैव समुदाय, सभी सदस्य जो होते हैं उसके एक इस प्रकार की एक सुरक्षा के दायरे में वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अंतर्निर्भरता, या जिसे हम कहते हैं एक पारस्परिक आश्रय एक दूसरे को देते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहारा लेके डेवलप होते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो ये एक समुदायों में इस प्रकार की एक गतिविधि जो है वो चलती रहती है। फिर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं किसी भी प्रजाति का डोमिनेंस, प्रजाति की प्रमुखता। डोमिनेंस मतलब कोई ऐसी प्रजाति जिसकी संख्या और विस्तार इतना ज़्यादा है कि वो उस क्षेत्र में डोमिनेट करता है, अपना अस्तित्व थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण रखता है। तो आप ये देखिए कि किसी भी कम्युनिटी में कुछ प्रजातियों की संख्या और भार, जिसे हम कहते हैं जैव भार, जैव भार आपने सुना हुआ होगा पहले, कि उसकी दृष्टि से कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिनकी बहुलता पाई जाती है। बहुलता मतलब उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो विरल होती हैं। तो ऐसी जो प्रजातियां होती है जिनका जैव भार अधिक होता है, या जिनकी संख्या अधिक होती है, जिनका विस्तार अधिक होता है, हम उसको ये मान सकते हैं कि वो एक डोमिनेंट स्पीसी है वहाँ की, या अगर हिंदी में कहें तो प्रभावी प्रजाति उस क्षेत्र की हम उसको मानते हैं। और ये जो डोमिनेट करने वाली प्रजातियां हैं, ये पूरे जैव समुदाय को, जैविक क्रियाओं को, प्राकृतिक संचरण को, उनको निर्धारित करती है और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेजर्ट की बात करें, वहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियां होती है, पर हम ये मानते हैं कि खेजड़ली जो है वो एक बहुत डोमिनेंट स्पीसीज़ है, उस क्षेत्र की ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा उसका महत्व है, उसका जैव भार अधिक है, तो वो एक तरह से वहाँ की डोमिनेंट स्पीसी हो गई। तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो कम्युनिटीज़ का सेटअप है, वहाँ पर हर क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाने की संभावना रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये रेशो 1:100 का रहता है या 10:100 का रहता है, परंतु फिर भी कुछ एक आध प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि
ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा क्षेत्र में फैली होती है, अर्थात उनका जैव भार अधिक होता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि जो भी हमारा समुदाय है उसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन से मेरा आशय क्या है, लेयर्स होती हैं या स्तरीकरण होता है, स्तर होते हैं उसके अधिक। जैसे हम ये देखते हैं कि हर पादुस समुदाय में कुछ वृक्ष भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती है, घासें भी होती है, मॉस भी होता है, लाइकेन भी होता है, लिचन भी होता है, लताएं भी होती है। तो ये हम देखते हैं कि हर लेवल पर, हर स्तर पर वनस्पतियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ लंबवत होती हैं, कुछ क्षैतिज होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, मतलब दोनों प्रकार की ये होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक क्षेत्र में किसी एक स्तर की प्रजाति डोमिनेंट है जहाँ पर उनको अच्छी अवस्था मिलती है। जैसे अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर हर स्तर पर बहुत अधिक सघन प्रजातियां पाई जाती है, जैव भार अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जो संसाधन अवेलेबल है, जो परिस्थितियां अवेलेबल है, वो उनको सूट करती हैं। वनों में जो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो ज़मीन पे निवास करती हैं, उसके बाद कुछ झाड़ियाँ होती है जिनका आकार छोटा होता है, उसके बाद कुछ छोटे वृक्ष होते हैं, उसके बाद कुछ ऊंचे वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्तरों में सारी वनस्पति पाई जाती है। तो हमारी जो प्लांट कम्युनिटी है, उस प्लांट कम्युनिटी की ये विशेषता होती है कि वहाँ पर प्रजातियाँ जो है वो अलग अलग स्तर में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में एक ही स्तर की प्रजातियां पाई जाए। ये ज़रूर है कि जिन क्षेत्रों में आर्द्रता या तापमान सूटेबल नहीं होता है, वहाँ पे इनमें विरलता पाई जाती है या कुछ चीज़ों की एब्सेंस भी हो सकती है, परंतु जनरली कुछ ना कुछ रूप में हर स्तर पर कुछ वनस्पति समुदाय पाई जाता है। और पूरे ही हमारे पारिस्थितिक तंत्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसी प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे तनाव क्षेत्र की, या हम इसे संक्रमण क्षेत्र भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? देखिए, एक चीज़ होती है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज में हम एक लाइन के द्वारा किन्हीं भी दो भूभागों को डिवाइड कर देते हैं, परंतु अगर हम प्राकृतिक तथ्यों की बात करें तो प्राकृतिक तथ्यों को हम एक लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते। उनके बीच का एक क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें दोनों तरफ की वनस्पतियां संयुक्त रूप से पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्षेत्र में कोई वनस्पति डोमिनेट कर रही है या उसका जीव भार, उसका वहाँ पर उसका जैव भार अधिक है, फिर ग्रेजुअली वो कम होती जाएगी, उसका स्थान दूसरी वनस्पति लेती जाएगी, तो बीच का एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहाँ पर ये दोनों वनस्पतियाँ मिश्रित रूप से पाई जाती हैं, संयुक्त रूप से पाई जाती हैं। इसे हम संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं और इसे हम इकोटोन भी कहते हैं। तो ये हमारे समझने की बात है कि किसी भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को हम एक लाइन खींच के डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसमें बीच का एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है और इसी संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन कहते हैं। अब अगर हम इकोटोन का थोड़ा डेप्थ में अध्ययन करें, थोड़ी गहराई में अध्ययन करें, तो हम ये देखते हैं कि कई इकोटोन ऐसे होते हैं जहाँ पर जैव भार अधिक होता है, क्योंकि दोनों वनस्पतियाँ संयुक्त रूप से पाई जाती हैं और फिर उसमें एक पैटर्न सेट होता है कि धीरे 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 करके एक प्रकार की वनस्पति की संख्या कम होने लगती है। तो ये जो इकोटोन होते हैं इसके भी विभिन्न रूप होते हैं। कभी कभी ऐसा रूप होता है कि जैव भार बहुत अधिक है और ग्रेजुअली वनस्पति का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आप अगर थोड़ा ट्रैवल करें उस क्षेत्र में तो आपको नज़र आ जाएगा। धीरे 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 कोई प्रजातियां विलुप्त होती जाती हैं और उनका स्थान नई प्रजातियां लेती जाती है। तो आप अगर किसी भी प्लांट कम्युनिटी का अध्ययन करेंगे तो ये इकोटोन जो है ये आपको अवश्य ही मिलेगा। बिना इकोटोन के हम इनकी कम्युनिटीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इकोटोन क्या है, बहुत अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे बात करूं तो वो संक्रमण क्षेत्र है जिसमें दोनों तरफ की वनस्पतियां संयुक्त रूप से
पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे किसी कम्युनिटी के क्षेत्र का जो पोषण की संरचना क्या है, पोषण का स्तर क्या है, या ट्रॉपिक जो स्ट्रक्चर है उसका वो क्या है। देखिए, एक जो जैव समुदाय होता है या कम्युनिटी होती है, सभी जैव प्रजातियों में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है साधारण भोजन चक्र और जटिल भोजन चक्र दोनों के माध्यम से होता है। हमने ट्रॉपिकल लेवल्स पढ़े और हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रॉपिकल नंबर 1 में स्वपोषित वनस्पति होती है जो स्वयं ही ज़मीन से न्यूट्रिटिव चीज़ों को लेती है और सूर्य और नमी इन सब को ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाती है और स्वयं विकसित होती है। परंतु खुद विकसित होने के साथ साथ वो ऊपर के ट्रॉपिकल लेवल्स जो हैं उनको ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि ऊपर के जो पोषण स्तर हैं वो किसी न किसी रूप में इस पहले पोषण स्तर पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। भोजन कहें हम इसको, हम यहाँ पे ऊर्जा भी कह सकते हैं। वो अपनी ऊर्जा, उनको अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती है? ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 से। तो हम ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए 2, 3, 4 चारों ये जो ऊपर के तीनों ट्रॉपिकल लेवल्स हैं ये किसी न किसी रूप में ट्रॉपिकल नंबर 1 पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 पे जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषी पौधों को पोषण स्तर बनता है इसमें, और उसके बाद और सभी लोगों के भोजन का इंतज़ाम जो होता है वो इसी में होता है। शाकाहारियों का जो द्वितीय पोषण स्तर होता है वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है। इवन जो हम ट्रॉपिकल लेवल पे जब टॉप पे पहुंच जाते हैं, 4th ट्रॉपिकल लेवल पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जो सर्वहारी जीव पाए जाते हैं वो भी दोनों ही प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। जहाँ वो शाकाहारी हैं, इसका क्या आशय है कि वो अपने भोजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पुनः ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 पे डिपेंड हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, 8 या 9 पॉइंट्स हमने देखे होंगे। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उसमें विभिन्न प्रजातियों के अंतर संबंध होते हैं, इंटर रिलेशंस होते हैं। सारी जितनी भी स्पीसीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं, ये सभी जो ये अंतर संबंध होते हैं, ये इनमें भी बहुत डाइवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत विविधताएं होती है। हम एक यहाँ पर 2+2 4 वाली थ्योरी को अगर चलाएं तो वो यहाँ पर नहीं चलती है, क्योंकि ये जो जैविक समुदाय है या प्लांट कम्युनिटी है, इसमें क्या है कि सभी तत्व जो हैं वो गत्यात्मक हैं, सब में गति है, सब में अपना सिस्टम है। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत विविधताएं इनके नेचर में देखने को मिलेगी। तो आप ये देखिए कि ये जो ये जो अपना प्लांट कम्युनिटी होती है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचना है। और ये कॉम्प्लिकेटेड संरचना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए इनकी संख्या में, इनके एक्सटेंशन में, इनके विस्तार क्षेत्र में भी परिवर्तन आते रहते हैं। सदैव एक सी स्थिति नहीं रहती है। कभी नेगेटिव बदलाव देखने को मिलते हैं, कभी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं। एक प्रजाति का फ़ायदा दूसरी प्रजाति का नुकसान भी हो सकता है। ये एक दूसरे को पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं और नेगेटिव भी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये हमारी जो प्लांट कम्युनिटी है उसमें निरंतर चलती रहती है। और इस प्रकार की स्थिति जो है उसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आंकना बहुत मुश्किल है। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म क्रियाएं होती है, और इसको हम एक स्टडी के आधार पर या हम इसका पूर्व इतिहास पढ़ के ही हम किसी भी क्षेत्र की प्लांट कम्युनिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। परंतु ये हमें अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो भी ये पूरा कंप्लीट हमारा इकोसिस्टम है, इसमें प्लांट कम्युनिटीज़ के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और चाहे कोई भी डोमिनेंट प्लांट कम्युनिटी होगी, परंतु फिर भी वहाँ पर
अन्य वनस्पतियाँ भी मिक्स रूप से पाई जाती हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि डोमिनेंट प्रजाति एक हो, परंतु उसके साथ साथ यहाँ पे 100% डोमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से प्रभावित होंगी, एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगी। तो इस प्रकार से ये हमारा प्लांट कम्युनिटी का चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसका PDF भी मैं आपको आगे का शेयर कर दूँगी। थैंक यू।